बचपन में मैं शुरू किया तो पूरे परिवार का योगदान था। मैं गा रहा था तो बुल्लू गुरुजी बड़ा ध्यान से सुने, काशी उस्ताद भी बैठे हुए थे। आप कहाँ कहाँ गए भारत में गाने के लिए? मेरे माता पिता के बाद अगर किसी का रोल रहा है तो मेरे गुरु नरेश गुरुजी का रहा है। एक गायक ने तो हमसे यहाँ तक कहा कि अरे बालचरण, तुम इतने सीधा हो, कैसे बिरहा गा लेते हो। पहली बार जब आप मंच पर चढ़े तो किसके साथ सामना हुआ आपका? मेरे साथी कितने ढोलक हारमोनिया रख दिए। मेरा सारा फोकस जिंदगी भर बिरहा पर रहा। कांटे की टक्कर किससे किससे हुई है? बिरहा जगत में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिससे मैं नहीं गाया हूँ। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ क्या करता है, उसके क्या एजेंडे हैं? हम लोग रामदेव जी को आदर्श मान करके। बिरहा के लोकप्रियताकरण में उन्होंने कोई योगदान किया? जी, महुआ चैनल हो चाहे इस समय बिग गंगा है ना, तो इन लोगों ने उनका व्यवसाय तो रहा, लेकिन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था। समकालीन गायकों में सबसे अच्छा गायक कौन है? गंगा ने उत्तर भारत को जिंदगी दी है। गंगा ने खेतों के लिए पानी दिया है, किसानों के लिए उपज दी है, और गंगा ने घर बनाने के लिए बालू भी दिया है। यही गंगा है जिस रास्ते से इलाहाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर इत्यादि शहरों से तमाम सारी चीज़ें जो पैदा होती थीं वे कलकत्ता की तरफ जाया करती थीं, और कलकत्ता से बड़े जहाज़ों में लदकर पूरी दुनिया में चली जाया करती थीं। भारत का व्यापार गंगा नदी के रास्ते होता था। इसके उत्तर घाघरा नदी है। घाघरा नदी के किनारे कई बड़े शहर हैं, बरहज है और बलिया है, सिकंदरपुर है। तमाम सारे शहर अपने अपने स्थानीय उत्पादों को दूर दराज भेजते थे, देश विदेश भेजते थे, और दूसरी जगहों के उत्पाद यहाँ भी आते थे। इस तरीके से बाज़ार का आदान प्रदान, सभ्यताओं का आदान प्रदान गंगा नदी के कारण हुआ। बनारस में गंगा नदी का बहुत महत्व है, और गंगा नदी के उस महत्व को, जिसको हम लोग धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वास्तव में जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम सारे व्यक्तित्व गंगा नदी के किनारों पर हुए। बड़े बड़े लोग कवि हुए, बड़े क्रांतिकारी हुए, बड़े बहादुर हुए, पहलवान हुए, जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ संघर्ष किया और जनता की मुक्ति के लिए हुंकार भरी। लोक संस्कृति में गंगा नदी का अभूतपूर्व योगदान है, और गंगा नदी के किनारों पर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो लोक इतिहास में दर्ज हैं और जिन्हें लिखित इतिहास में दर्ज किए जाना बाकी है। गंगा नदी का वह क्षेत्र जो चंदौली से लगा हुआ गाजीपुर की तरफ जाता है, उसके दाएं और बाएं दोनों किनारों पर बड़े बड़े लोग गायक पैदा हुए, बड़े बड़े कवि पैदा हुए। आज हम जिस गांव में हैं वो चहनिया ब्लॉक में जमालपुर तिरगावा कहा जाता है। तिरगावा का मतलब तीरे का गांव होता है। नदी के किनारे है, बिल्कुल सटा हुआ। उस पार सैदपुर है और इस पार तिरगावा है। तिरगावा में बहुत महत्वपूर्ण लोक गायक बालचरण यादव का जन्म हुआ, और तिरगावा से सटे हुए जमालपुर में एक महान कवि चंद्रिका का जन्म हुआ, जो कि गणेश अखाड़े के अब तक के सबसे कद्दावर कवि हैं। बालचरण यादव का बिरहा जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि देश की मिट्टी क्या कहती है, ये बालचरण की आवाज़ में पता लगता है। बालचरण जब अपनी पूरी आवाज़ में गाते हैं और उनके गले से जो आखिरी लय निकलती है, वो ऐसे लगता है कि हमारे किसान, हमारी किसान स्त्रियाँ जब अपने दुखों और अपने सुखों को गाकर कहती हैं तो ऐसे लगता है कि वही आवाज़ बालचरण के गले से निकल रही है। बालचरण इसलिए भी उल्लेखनीय गायक हैं क्योंकि उन्होंने लोक को गाया है। उनके बिरहों के नायक हमेशा सामान्य जन होते हैं, और कई बार तो वे ऐसी जगह तक पहुंचते हैं जो एक नया भाष्य पैदा करता है। उनका एक बिरहा मुझे कभी नहीं भूलता, जिसमें एक गडरिया है
जिसने कहा कि जज को मैंने देखा नहीं है, कैसे देखूंगा, बड़े अच्छे अच्छे फैसले देते हैं। तो एक वकील ने उसको बहका दिया कि किसी बड़े आदमी को मारोगे तो जज तक पहुंच जाओगे। तो उसने कहा कि वकील साहब से बड़ा आदमी कौन है, उन्हीं को पीट दिया उसने। कहानी वहाँ तक पहुँची और जब जज साहब के यहाँ उसने अपनी बात कही कि हमको वकील साहब ने कहा था, तो जज साहब बहुत वकील साहब पर नाराज़ हुए और गडरिये पर खुश हुए। उन्होंने कहा हम तुमको इनाम देंगे। तो अब गडरिये को इनाम मिलेगा और उसको बहकाने वाले जितने 4 लोग थे उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ मिले। तो उसको कहने लगे कि भाई हमको भी दिलवाओ कुछ, कल इनाम घोषित होना है और लोग इस लालसा में हैं कि पैसा मिलेगा तो हम भी ले लेंगे। तो अगले दिन गडरिया ने कहा कि हमको 500 जूते का इनाम दिया जाए और एक दरोगा जी थे, उनको कहा कि उसमें से आधा दरोगा जी को दे दीजिए। यह जनता की आवाज़ है, दरअसल यह जनता की प्रत्युत्पन्नमति का एक बिरहा है। और इसी तरीके से ढेरों बिरहे हैं जो बालचरण जी ने गाया है और अपनी धरती को गाया है। वे धरती के गायक हैं, वे बिरहा की परंपरा के 10वीं पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली गायक हैं। आज हम उनके साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी बिरहा यात्रा कैसे शुरू हुई, उनकी जीवन यात्रा कहाँ से चली थी और बिरहा में कब कैसे आए, कहाँ तक पहुँचे, किन किन रास्तों से गुजरे। बालचंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद है और आपके माध्यम से जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम है। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करता हूँ सबसे और आपसे भी करूँगा कि आपका जन्म के बारे में, गांव के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन आपके जन्म की तारीख और सन मैं जानना चाहूँगा। जी, ऐसा बताते हैं हमारे पिताजी लोग, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन लोग कहते हैं कि 1968 जी में आपका जन्म हुआ है। साल 2 साल का अंतर हो सकता है। 1968 में भी पैदाइश है जी, 1/1/1968। 1 जनवरी 1968 और प्रायः 1 जनवरी और 1 जुलाई यह एक रेटारिक हो चुका है देहातों में पैदा हुए लोगों की जन्म तिथियों का, इसलिए कि स्कूल जाते थे और मास्टर साहब लोग सहूलियत के हिसाब से यही तारीख दर्ज कर देते थे और यही आधिकारिक तारीख हो जाया करती थी। बहरहाल आपके माता और पिताजी के बारे में हमें जानना है कि वे कैसे थे, उनका नाम क्या था और आपकी स्मृतियों में वे लोग कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं। आज वो हैं नहीं मेरे माता पिता, वो जहाँ भी हो उन्हें मेरा प्रणाम है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी माता का नाम संजाफी देवी था जी और 1991 में वो एक्सपायर कर गई। मेरे बाबूजी 2014 में बाबूजी एक्सपायर किए। उनका नाम शिवमंगल यादव था जी तो वो एक्सपायर कर गए। हम लोग 3 भाई 2 बहनें, जी एक बड़े भाई हैं और माझिल मैं हूँ और हमसे एक छोटे हैं जी जो कि डिग्री कॉलेज में, हरिनंदन किशुनदेव डिग्री कॉलेज है, उसी में पढ़ाते हैं। जी और बड़े भाई जो है हमारे साथ 30 साल तक कोरस का काम किए, टेरी का काम किए। जी अब वो घर ही रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। 2 बहनें हैं, शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई हैं। जी आपका जो निजी परिवार है, यानी आपकी पत्नी और आपके बच्चे, जी, उन लोगों के बारे में भी कुछ जानना आवश्यक है, क्योंकि पत्नियों का योगदान गायकों के जीवन में बहुत होता है, लेकिन बेचारी अपने पतियों के आए गए लोगों को रोटियां खिलाते हुए वो उम्र बिता देती हैं, उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जिक्र करें। जी, मेरी पत्नी है निर्मला देवी, उस पार गाजीपुर उड़ियार महमूदपुर की रहने वाली हैं। उनसे शादी मेरी 1982 में हुई और गृहिणी है, जी घर की औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन माँ के मरने के बाद लगता था कि सारी दुनिया वीरान हो गई है, लेकिन पत्नी ने आकर के
माँ का स्थान तो नहीं दिया, एक पत्नी का दर्जा, वो पति धर्म वो निभाया उसने। जी जी और जो मैं कहाँ गाने जा रहा हूँ, आना और आपको क्या ज़रूरत है सब कुछ उपलब्ध कराना, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी और बाबूजी भी मेरी पत्नी से कहते थे कि बचवा कहाँ गन हो गाँव बदे, उनकी व्यवस्था कैदा। और जब भी मैं कहीं जाता था तो अपने जो गाड़ी है 4 चक्का, उस पे माई दुर्गा मेरे बचवा के नीचे निके ले जाया, निके निके घर पहुंचा दिया। तो बाबूजी यही मनाया करते थे। तो इसमें सबका रोल रहा है। और विशेषकर मेरे बड़े बाबूजी बाबूजी हमारे 5 भाई थे, सुन्नर यादव, जमुन्नर यादव और समुन्नर यादव, शिवमंगल यादव, जयमंगल यादव। जी तो इन लोगों का भी जब बचपन में मैं शुरू किया तो बहुत बड़ा योगदान था, पूरे परिवार का योगदान था। और यही मेरा सफ़र है। मैं बचपन में जब प्राइमरी स्कूल आपने देखा रास्ता में था, जी जी तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कक्षा 4 में जब गया तो आज जहाँ आप बैठे हैं हमारे कवि जी, नरेश कवि जी का ये दरवाज़ा है। और नरेश कवि जी शिक्षक बन करके कई जगह से, 2 जगह से चल करके यहाँ तीसरे जगह आए। जी अपने गांव में आए तो बाल सभा शनिवार के दिन हो रही थी और मैं गा रहा था। उसी समय बुल्लू गुरुजी, बुल्लू उस्ताद, कहीं जाना था, बस वहीं पर बस स्टैंड था। जी तो बुल्लू गुरुजी आए, स्कूल में बैठे, कवि जी से चूँकि परिचय था तो चाय पानी मंगाए, पिए। मैं गा रहा था तो बुल्लू गुरुजी बड़ा ध्यान से सुने, काशी उस्ताद भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कवि जी, ये लड़के की आवाज़ बहुत बढ़िया है, इसको बिरहा सिखाइए। जी तो कवि जी कहे कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी गीत लिख करके दूँ। घर आया, मैंने कहा तो हमारे बड़े बाबूजी सुन्नर यादव, जिन्हें दुकानदार कहते हैं, तो हमारे गांव के एक हमारे चाचा लगते हैं इंद्रदेव यादव, उनके साथ में हमको भेजे यहाँ जी कवि जी के घर, नरेश कवि जी के यहाँ, कि जाइए कवि जी से कह दीजिए कि लड़कवा को सिखावें। तो कवि जी बिरहा, छोटी छोटी बिरहा दे करके, लिख करके मुझे देते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे भी स्कूल में और बिरहा भी सिखाते थे। जो मुझे नहीं आता था वो गा कर बताते थे। जी तो मेरे माता पिता के बाद अगर किसी का रोल रहा है तो मेरे गुरु नरेश गुरु जी का रहा है। जी जो बचपन है वो बहुत सारी यादों से भरा होता है, उसमें शरारतें भी होती हैं, उसमें खोज भी होती है अपनी दुनिया की कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। बहुत सचेत नहीं भी होती लेकिन होती है जी। तो बचपन की वो शरारतें और वो चीज़ें और वो अनुभव अगर कुछ हों तो साझा करें। अब बचपन की शरारतें क्या है सर, मैं बचपन में तो बहुत, बचपन से आज तक मैं बहुत सीधा हूँ, बहुत सीधा साधा मेरा सरल स्वभाव है। या आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग जैसे कि अगर लोगों से पूछेंगे जी आसपास के कई गांव में और बिरहा जगत में कलाकारों से भी पूछेंगे तो नहीं कहेंगे कि बालचरण बड़ा वैसा है। बालचरण बहुत सीधा है। एक गायक ने तो हमसे यहाँ तक कहा कि अरे बालचरण, तुम इतने सीधा हो, कैसे बिरहा गा लेते हो? तो मैंने कहा सब ऊपर वाले की माया है, मैं गा लेता हूँ। तो मेरा सरल स्वभाव रहा है। और चूँकि पढ़ाई में तो बहुत पढ़ाई नहीं हो पाई, किसी तरह से इंटरमीडिएट किया जी और उसमें भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कभी स्कूल जाता था, कभी नहीं जाता था। लेकिन कवि जी का डांट था, मेरा प्रेम तो बिरहा की तरफ था जी इसलिए पढ़ाई इंटर तक ही हो पाई। जी और ऐसा ही मेरा जीवन चलता रहा। कवि जी लिखकर बिरहा देते रहे, मैं सीखता रहा, गाता रहा। लेकिन जब आप गाते हैं तो एक शरारत आपकी आंखों से टपकती है। ऐसा कैसे हो गया कि आप इतने सज्जन थे और फिर आप, ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ है जिस पे आप व्यंग करना चाहते हैं, आप ही जानते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है मुझे आपकी भंगिमाओं को देखकर। जी ऐसा अब उस समय क्या मतलब माहौल आता है, उस ढंग की बातें हो जाती है। अब किसी को कुछ कहना है, इशारा करके, लेडीज़ है जेंट्स है, अगर वो हमारे बारे में कुछ उन्होंने कहा है
तो मैं ज़रूर उसका उत्तर देता हूँ, पहले कुछ नहीं कहता हूँ, यही मेरा स्वभाव है। तो बाकायदा जब आप मंच पर चढ़े जी, तो सिन्नी तो आपने रमेश गुरुजी को ही चढ़ाया होगा? नरेश गुरुजी को। नरेश गुरुजी को। नरेश गुरुजी। तो पहली बार जब आप मंच पर चढ़े तो किसके साथ सामना हुआ आपका? ये मेरे गुरुजी नरेश गुरुजी, मैंने बताया ना कि यही मेरे माता हैं, चाहे पिता हैं, चाहे गुरु हैं। इन्होंने अपने गोद में लेकर के मुझे सिखाया और पढ़ाया। मैं गा करके आता था तो उनके बाहों में सो जाता था, लार चू जाती थी उनके कपड़े पर, लेकिन ज़रा सा भी ऊफ नहीं करते थे। और उन्होंने पहला दंगल, बिरहा का पहला दंगल हमारा रोड पर आप आए हैं तो आगे जाने पर गंगा जी के किनारे एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर जी। वही शिव जी के मंदिर पर बिरहा का कार्यक्रम रखा गया। सन नहीं पता है, लेकिन 14 दिसंबर का दिन था। बिरहा रखा गया और पद्मश्री हीरालाल यादव जी के साथ। क्या बात है, पहले ही पहाड़ के साथ आप लड़ गए। पहला दंगल उन्हीं के साथ, संत आदमी, सीधा आदमी हीरालाल जी, उन्हीं के साथ मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी जी जी। तो उस समय का क्या अनुभव रहा होगा? एक बड़े गायक के सामने आप खड़े हो रहे हैं जिसका देश दुनिया में इतना नाम है और आप अभी पहली बार चल रहे हैं, फिर उसके बाद हीरालाल जी का प्रोत्साहन आपको कैसे मिला? क्योंकि वे सज्जन ही नहीं थे, वे बहुत ही वत्सलता उनमें थी, वो सभी लोगों को बहुत स्नेह करते थे। जो भी उनके आसपास जाता था कभी उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया जो किसी को ठेस पहुंचाए। ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव ये रहा कि उनके साथ गाने से मेरा मनोबल बहुत बढ़ा, ऊंचा हुआ। जैसे पहले तो मैं डरता था, कांपता था कि इतने बड़े कलाकार हैं, इतने संत कलाकार हैं और इनके साथ मैं कैसे गाऊंगा, हाँ कुछ बोल पाऊंगा या नहीं। लेकिन कबीर जी हमारे साथ थे, सारी हर जगह हर मौक़ों पर मुझे समझाते थे, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंच पे बताना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आए हीरालाल जी, वो हम लोग के गुरु समान, तो आए तो मैं गया, उनका चरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे बिरहा सीख रहे हो, गा रहे हो? मैंने कहा ठीक है, हाँ गा रहा हूँ। कहना कि डरना मत, खूब चुप करके गाना। और ये कह करके मंच पे चढ़े और मैंने शुरुआत किया और मैंने कहा कि आज बिरहा जगत के बड़े मशहूर गायक हीरालाल जी जो मेरे पिता समान हैं, आज उनसे कार्यक्रम है, आज उनसे गाऊंगा और मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा जी। तो यही सम्मान दे करके बिरहा गाना शुरू किया और रात भर खूब जम करके हुआ। चूँकि मेरा पहला कार्यक्रम था, मेरी आवाज़ भी उस समय, आज की आवाज़ में उस समय की आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जी। उस समय बड़ी कोयल जैसी आवाज़ थी और लोग जैसे मेरे बिरहा के दीवाना हो गए थे। तो हीरालाल जी भी तो किसी कोयल से कम नहीं थे। अब वो भी गा रहे थे, मैं भी गा रहा था। रात भर बिरहा हुआ, कम से कम 6 बजे तक, सुबह तक बिरहा हुआ जी। और लोग उसी तरह जमे रहे, बिरहा सुनते रहे। लास्ट में फिर बिरहा कबीर जी समाप्त कराए और मैं जा करके माला पहना करके कुछ रुपया दे करके उनका चरण स्पर्श किया और कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, यहीं से मेरी शुरुआत हुई बिरहा की। उसके बाद सफ़र कैसे आगे बढ़ा? अब धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा। कबीर जी एक छाया की तरह मतलब मेरे साथ बराबर थे और मैंने कहा जो कुछ भी हो, मैं लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 1974-75 से ये बिरहा गा रहा हूँ जी। और जो कुछ भी हूँ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आए और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी कलाकार थे, लोग कहते हैं 10 बरिस 40 बरिस, तो मेरे साथी कितने समाप्त हो गए, जिनकी यात्रा समाप्त हो गई, ढोलक हारमोनिया रख दिए। लेकिन लोगों का प्यार, जनता का प्यार, लोगों का दुलार मिलता रहा, तभी मैं समझता हूँ कि आज 45 साल के आसपास मेरी ये मंजिल, ये जो मैंने तय किया है,
ये हुआ। लोगों का अगर प्यार न मिलता तो मेरी भी ढोलक हारमोनियम बन जाती, मैं भी घर बैठ जाता। जी। लेकिन आज भी मैं बहुत बढ़िया ढंग से गा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, वहीं प्रेम, वहीं दुलार, वहीं सम्मान मिल रहा है। वो कौन सी चीज़ थी? जैसे आपने हीरालाल जी के बारे में बात की, तो हीरालाल जी भी बिरहे में डिक्शन को उतना ही ले आते थे जितने से बिरहा आगे बढ़ जाए। जी माने गायन और कथानक के बीच में एक तालमेल था गहरा, और मैं आप में भी देखता हूँ। जी तो ये चीज़ आपने कैसे साधी कि फालतू नहीं बोलना चाहिए, बिरहा गाना चाहिए और बिरहे को आगे बढ़ाने वाला कथन ही कहना चाहिए? जी, मैंने जब प्रथम मेरा विवाह हुआ तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा लिया, उन्हीं से सीखा कि मेरा सारा फोकस ज़िंदगी भर बिरहा पर रहा, इधर उधर की बातों में, उल जुलूल की बातों में नहीं रहा। जी। मैं अपने बिरहा पर ही ध्यान देता था सदैव से। तो लगभग 50 साल की यात्रा जो बिरहे की आपकी है, जी 50 साल में कई पीढ़ियाँ गुजरी, जी 5-7 पीढ़ियों का दायरा तय होता है 50 साल में, और एक से एक गायक हैं, विविध गायक हैं। जी किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो किसी का कथन बहुत अच्छा है, हम्म किसी का आलाप बहुत अच्छा है तो किसी का रिदम बहुत अच्छा है, जी तमाम सारी चीज़ें। तो और जिन लोगों से मुकाबला होता है और जिसको कहते हैं कांटे की टक्कर, जी तो कांटे की टक्कर किससे किससे हुई और कहाँ कहाँ हुई? जी वैसे तो बिरहा में सभी लोग अच्छे हैं, कोई कलाकार तो बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, सभी अच्छे हैं। और सबसे बिरहा गाने का सौभाग्य, बिरहा जगत में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसे मैं नहीं गाया हूँ, सबसे गाया हूँ। और जिसमें अब उस ज़माने में जैसे कि बुल्लू गुरु से, हीरा गुरु से, पारस गुरु जी से और शिवमुरत गुरु जी से, इन लोगों से गाने का मौका मिला। और जब मिला तो हमने कुछ उन लोगों से सीखा, जी। जो उन लोगों में अच्छाई थी उसको अपनाया। बुराई से क्या मतलब, बुरे लोग तो थे नहीं, तो अच्छाई को अपनाया। उसके बाद धीरे धीरे ये पीढ़ियाँ आई, परशुराम जी की, विश्वनाथ जी की, दीपक सिंह की और हमारी विजय लाल जी की, सुरेंद्र जी की, ये मतलब। और हमारा बिरहा समझ लीजिए कि मैं समझ रहा हूँ कि विश्वनाथ भैया से, दीपक जी से, दुर्जन जी से, परशुराम भैया से, इन लोगों से ज़्यादा हुआ है। जी। जैसे इतने लंबे समय तक आपने गाया और तमाम सारी चीज़ें की, लेकिन आपका जो अखाड़ा है, जी गणेश अखाड़ा, वो वीरता वाले बिरहे के लिए मशहूर है। जी उसमें रामदेव जैसा कद्दावर गायक पैदा हुआ, चंद्रिका जैसा कद्दावर कवि पैदा हुआ, जी जो जिनके बारे में कहा जा सकता है कि फिलहाल बिरहा में न भूतो न भविष्यति। उनके शब्दों में जो जादू था और भाषा का जो बनावट थी, कि उर्दू के सारे शब्द वो ले आ रहे हैं, बहुत सारे शब्द ले आ रहे हैं, उर्दू की नज़ाकत ले आ रहे हैं जी, हिंदी की गठन को भी ले आ रहे हैं, हिंदी की बातें भी ले आ रहे हैं, और भोजपुरी भी उनके यहाँ ऐसे ही झर रही है जैसे गंगा का पानी चल रहा है। इतने गहरे बुनावट वाले कवि, इतने गहरे बनावट वाले बिरहे की रचना करने वाले कवि को रामदेव ने आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आप भी उसी अखाड़े के अनुगामी बने, उसी अखाड़े में आए। लेकिन आपकी लाइन में देखता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इसको रेखांकित किए जाने योग्य है कि आपने उस अखाड़े में रहते हुए व्यंग का जो धार होती है उसको चुना जी, वीरता की तरफ नहीं गए, जबकि आपकी आवाज़ में काफ़ी ठसक है जी। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप इधर ही आए, आप उधर नहीं अनुगामी हुए? मैंने बताया मेरा स्वभाव ही बचपन से ही ऐसा है। और बिरहा की जो पहले तो एक सामू जी गाजीपुर के हैं, उनको जानते हैं। हमारे घर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल होता था। हमारे बड़का बाबूजी सुंदर यादव बुलाते थे, तो उनसे मैं प्रभावित हुआ सामू यादव की गायकी से, चूँकि उनकी गायकी लय दूसरे तरह थी जी। तो कुछ दिन तो मैं उन्हीं की आवाज़ में गाता था। अच्छा।
लेकिन बाद में जैसे कुछ एक अगर उदाहरण आप पेश कर दें गा के तो बहुत मजा आएगा, अगर जो उनकी गायकी को याद करने वाली हो। अब उनका अंदाज तो कुछ और था, जैसे कि उनका आलाप ही लेते थे। जी। हरे राम हो राम, जिसे कि मतलब इस ढंग से शुरुआत करते थे। और उस समय अब पूरी धुन तो नहीं आ रही है जी। ना। कोई बिरहा राजू मीना की गाते थे, हमारे चंद्रिका कवि जी लिखते थे, तो बड़े ढंग से उसको गाते थे। पहले मैंने उन्हीं की गायकी को अपनाया जी। लेकिन बाद में जब रामदेव जी आए, उनकी आवाज़, उनकी गायकी, उनका रिदम, उनका जो झुमाव, हाँ, शरीर में हाँ, जैसे एक रोमांच पैदा कर देता था। जी। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस पर आवाज़ ज़्यादा, सामू जी की आवाज़ में गाने से ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसको दबाना पड़ रहा है। और रामदेव जी की आवाज़ में इसमें खुलापन है जी। इसको खुल कर गाने में ठीक है। तो हम लोग रामदेव जी को आदर्श मान करके इन्हीं की बिरहा सुनने लगे और बिरहा गाने लगे। और जब कभी भी वीर रस या कोई बिरहा जब मन इधर उधर कहीं भटकने लगता था तो कैसेट में या रामदेव जी की बिरहा हम लोग सुन लेते थे, तो लगता था जैसे आज मोबाइल चार्ज हो जा रहा है, उसी तरह से हम लोग भी चार्ज हो जाते थे। जी। जैसे अक्सर ये होता है, और बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ प्राय सिकुड़ जाते हैं। जी। स्वयं रामदेव जी के घर में सचाऊ गाते थे, जी। लेकिन वो ऊंचाई नहीं छू पाए, नहीं छू पाए, उनके बच्चे भी नहीं छू पाए। वो जो लयकारी है, वो लयकारी ही दुर्लभ चीज थी। जी। तो और उस समय आपके अखाड़े में और भी लोग थे जी। संभवतः राम खिलावन पुजारी भी, हाँ, राम खिलो भाई तो हम लोग उसी अखाड़े में थे, और भी तमाम सारे लोग थे। तो इतने लोगों के बीच में जो एक गाने का सुख भी होता है जी, और उनके दबदबे से मैंने एक थोड़ा दूरी भी रहती है जी। ये जो पूरा माहौल है, उस माहौल में संतुलन साधना, अपनी लाइन को अलग करना, टच में भी रहना, जी, ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाई? मतलब अपने में वो आत्मविश्वास था। जैसे कि चंद्रिका कवि जी गीत लिखते थे, पुजारी राम खिलावन चाचा गाते थे, तो रामदेव जी हमारे नरेश कवि जी की बिरहा गाते थे। कभी नरेश कवि जी की बिरहा राम खिलावन जी गाते थे, तो चंद्रिका कवि की बिरहा रामदेव जी गाने लगे। इधर उधर आदान प्रदान होता रहा। बीच में जब हम आए तो कवि जी बिरहा हमको सिखाने लगे और इन लोगों के पास भी ले जाते थे। और इन लोगों का प्रायः रामदेव गुरु जी का, पुजारी चाचा का, इन लोगों का भी आशीर्वाद मिलता था। और सौभाग्य से इन लोगों के साथ भी गाने का मौका मिला जी। और जब मिलता था तो हम जो है बिरहा गाते थे भी और सीखने का काम होता था। जी, जी। सम्मान करके, ऐसी बात नहीं है। और वो लोग भी आदर करते थे कि हमारे ये बगिया का फूल है, हम लोग के बाद ये लड़का है, भविष्य है, संवारेगा, अखाड़े का नाम रोशन करेगा। यही बात है। बहुत अच्छा, आपने रोशन भी किया है। आप कहाँ कहाँ गए भारत में गाने के लिए? अब भारत में आपसे कहाँ बताऊँ मैं, भोजपुरी को जहाँ तक लोग चाहने वाले हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, मतलब जहाँ तक अपने बिरहा भोजपुरी को लोग चाहने वाले हैं जी। अपने देश के लोग यूपी बिहार के हैं, वहाँ बुलाए हैं। तो नागपुर हुआ, कालरी हुआ, रानीगंज, हरियाणा, ये सब मतलब जी। तो अब मैं तो समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा प्रदेश या जिला या मंच नहीं बचा है कि जहाँ बिरहा नहीं गाया हूँ। प्रायः सभी मंचों पर मैंने बिरहा गाया है और टेलीविज़न पर भी, आकाशवाणी वाराणसी से भी, जी। महुआ चैनल का भी मैं प्रतिभागी रहा हूँ। हाँ, महुआ चैनल एक बड़ा ब्रेक था जी। और उसमें बहुत सारे बिरहिए आए और लगभग ये पता लगने लगा लोगों को कि ये विशेषताएं हैं जिनके साथ लोग गा रहे हैं। जी। और सारे बड़े गायक उस दौर के
चाहे दुर्जन हो, चाहे दीपक यादव हों, चाहे विश्वनाथ जी हों, दीपक सिंह, चाहे आप हों, चाहे सुरेंद्र जी हों, चाहे काशीनाथ जी हों, विजय लाल उसको होस्ट करते थे, प्यारे लाल जी उसमें थे जज थे, हीरा लाल जी उसमें जज बनाए गए थे, बालेश्वर जी और भरत शर्मा ये लोग पहले बार जी। तो ये जो इस चैनल का योगदान है जी, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं उसमें, क्योंकि गायिकाएं भी उनका पदार्पण हुआ, वो भी उसमें शामिल हुई और उनका भी एक दौर आया। तो बिरहा के लोकप्रियताकरण में उन्होंने कोई योगदान किया या ऐसे ही वो व्यावसायिक कोई उपक्रम था? जी, महुआ चैनल हो चाहे इस समय बिग गंगा है ना, तो इन लोगों ने उनका व्यवसाय तो रहा, लेकिन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था जी। कलाकारों को क्या चाहिए, आकाशवाणी में गा लिए, टेलीविज़न में गा लिए, टेलीविज़न चैनल पे गा लिए, जैसे महुआ चैनल हुआ, बिग गंगा हुआ। तो ऐसे ऐसे जहाँ लोग कलाकार नहीं जा पाते हैं वहाँ तक लोग अपने कलाकार को, चहेते कलाकार को टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं। तो निश्चित तौर से फ़ायदा हुआ कि उनको वहाँ तक बुलाए और बुला करके गवाए कि अरे यार फलां कलाकार बहुत अच्छा गा रहा है, चैनल में अच्छा गाया है। या पहले कैसेट लोग सुनते थे चैनल के पहले जी। तो कैसेट आता था, अरे यार फलानवा गायक गाया है, कैसेट आया उसका बहुत बढ़िया गाया है, तो लोग बुलाते थे। तो इस तरह से उसकी बिरहा का विस्तार होता था। जी जी। अभी इंटरनेट ने और ज़्यादा विस्तार कर दिया है पूरी दुनिया में। हाँ, यूट्यूब चैनल अब तो विदेशों तक मतलब जी। और मुझे लगता है कि अब जो पुराने सौष्ठव का आनंद लेने वाले जो भावक हैं जी, उनके लिए वही एक माध्यम रह गया है जी, कि यूट्यूब के जरिए से, पॉडकास्ट के जरिए से वो उसको सुने। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब महिलाएं आईं जी, मंच के ऊपर। जी, और महिलाएं आईं तो उन्होंने वे तमाम सारी चीज़ों को सीखा, उन्होंने अपनी शैलियाँ, उन्होंने जो बहुत सारी संगीत के, नृत्य के घराने से भी महिलाएं आईं और उनकी अपनी शैलियाँ थीं। कजरी वाले लोग आए, उन्होंने भी अपनी शैलियाँ इसमें जोड़ी। सब लोग जोड़ते रहे, कुछ जुड़ता रहा, कुछ घटता रहा, कुछ बढ़ता रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला गायक जब आईं पुरुष गायकों के सामने, जी, तो पुरुष गायकों ने उनसे एक और दुनिया का अनुभव लिया हो, या उन्होंने केवल एक मुकाबले में उनको पछाड़ने का काम ही किया? महिलाओं ने भी पछाड़ा, पुरुषों ने भी पछाड़ा, ये प्रतियोगिता का दौर चला। लेकिन मैं जैसे मानता हूँ कि जेंडर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो महिलाओं की एक बड़ी दुनिया है, जो दुखों का, जो सृजन का एक बड़ा संसार है जी। लेकिन गायकी में ये बहुत दिखता नहीं। महिलाएं भी उसी तरह की भाषा लेके आई जी, जिस तरह की भाषा पुरुष यहाँ बोल रहे थे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब महिलाएं बिरहा जगत में आई तो लोगों का थोड़ा सा ये है कि रुझान बढ़ा। जैसे पहले कव्वाली में ये मुकाबला होता था, लेकिन बिरहा में जब ये लोग आई तो बिरहा में पहले तो पुरुष पुरुष का होता था जी। लेकिन जब ये आई तो इनके आने से हमें लग रहा है लोकप्रियता में कमी नहीं आई। लोगों ने और मतलब ये चाह पैदा हुई कि आज एक जेंट्स गायक को कर दिया जाए, एक लेडीज़ गायिका को कर दिया जाए। तो लोगों ने इसका आनंद लिया और हमें तो कोई वैसा नहीं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक और दूसरा जो प्रश्न मैं हमेशा उठाता हूँ कि जब महिलाएं मंच पर आई तो श्रोता महिलाएं गायब होती गईं। पहले महिलाएं सुनती थीं और बहुत सुनती थीं, क्योंकि बिरहे में एक मर्यादा रख के चली जाती थी। महिलाएं आई तो बहुत तरह के ऐसे जुमले उछले जो महिला विरोधी भी थे और जो शिष्ट नहीं थे जी। क्योंकि हमारा समाज अभी एक बंद समाज ही है। मैं ज़्यादातर लोगों घरों में देखता हूँ कि महिलाएं बाहर निकल के बात नहीं करती हैं और ये एक ऐसी दुनिया है जो ढकी हुई रह गई, जिसके दुख सामने नहीं आए, जिसके आक्रोश सामने नहीं आ पाए, जिसके गुस्से को हमने कभी नहीं देखा, हमने उनको दबा दिया।
ये जो गायिकाओं का मामला है, गायिकाएं एक दुनिया की प्रतिनिधि होकर आई, जी। तो उस प्रतिनिधित्व का कितना आपके हिसाब से मैंने अभिव्यक्ति कितनी हुई? यह एक गायक के रूप में भी और एक श्रोता के रूप में, दोनों रूपों में आप देख सकते हैं। आपका विश्लेषण मैं जानना चाहूँगा। गायक रूप में तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि अगर आई तो कोई खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रोता के दृष्टि से श्रोता भी यही चाहे कि मतलब एक लेडीज एक जेंट्स कलाकार है, आज मजा आएगा, वो कुछ कहेंगी, ये कुछ कहेंगे। जैसे हीरालाल जी एक बिरहा गाते थे, सुई के छेद में हाथी। सृजन का क्या दर्द होता है, इसको उन्होंने एक हास्य कथानक के जरिए से कि अर्जुन जो है नहाने गए और स्त्री हो गए, और फिर एक राजकुमार आया, उस विवाह करके ले गया और 5-6 बच्चे पैदा हो गए। जी। सवाल यही था कि सुई के छेद में हाथी कैसे जाएगा, लड़का रो रहा था और इसी का जवाब देना था। तो उन्होंने बताया यही अपने बिरहा, बहुत कायदे से। मुझे लगता है कि कोई भी सुनेगा तो एक भी शब्द उसमें फूहड़ नहीं है, सब कुछ एक स्त्री की यातना का विवरण है। लेकिन वैसी यातना का विवरण फिर बिरहा में नहीं आया, महिलाएं भी आई फिर भी नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? वैसा तो नहीं आया। हम लग रहा है कि अब वो चीज़ कभी लोग खोज करके लिखे हैं और गायक लोग अब भाई अपने गुरुओं से कहें कि नहीं हमको अब ये चीज़ ऐसी चीज़ दीजिए लिख करके। जमाना बदला जी। और नई पीढ़ी आए, जो युवा वर्ग है 25 से 30 साल वाले लड़के, ये बस वो कजरवा टिकुलिया वाली चाहते हैं। तो वो चीज़ हमें लग रहा है कि धीरे धीरे अच्छा गायब होने लगी। एक चीज़ ये है, जैसे मैं भी देखता हूँ, मुझे जो समझ में आता है कि उपभोक्ता जो होता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहता है जो कूड़ा भी हो, लेकिन उसको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। आपकी दुकान में कोई आया और उसने कहा कि मुझे तो च्युइंगम चाहिए, आप कहेंगे वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो कहेगा आपको बेचने से मतलब कि आपको हमारे स्वास्थ्य से मतलब है जी। आप बेचिए, आपके पास दुकान है आपकी। बिरहियों ने जनता की इतनी रुचियों का ध्यान रखा जो श्रोता थे, लेकिन एक ऐसी जनता भी थी उनके बिरहे की पृष्ठभूमि में जी, जो उनके पात्र हुआ करती थी, जिस पर वो बिरहा लिखते थे, गाते थे, जिनका अपना संघर्ष था, दर्द था जी। मसलन किसान गायब होते गए बिरहा से, किसानों की संस्कृति से बिरहा पैदा हुआ। मजदूरों का कोई बिरहा ही नहीं बना, जबकि बिहारी से लेकर गणेश, रमन, पत्तू सब के सब जो है किसी न किसी रूप में मेहनतकश थे। ऐसा क्यों हुआ कि कवियों ने, जो बाद में अध्यापक भी हो गए, अध्यापक भी एक श्रमिक ही होता है, उन्होंने मजदूरों का बिरहा ही लिखना बंद कर दिया, किसानों का बिरहा ही नहीं लिखा। अभी स्त्री कवि का विवरण कोई नहीं आया है कि कोई स्त्री बिरहा लिखने वाली हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो पुरुष लिखते थे स्त्रियों का दर्द, वो भी गायब होता गया। ऐसा क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें गायब हो गई और उन्होंने उपभोक्तावाद को अपना लिया? आप एक गायक हैं और कद्दावर गायक हैं, तो आपसे हम ये सवाल कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? महिलाओं का रुझान तो कविता लिखने की तरफ तो नहीं है, जो बिरहा की जहाँ तक बात है जी। और समय समय पर कवि जी लोग लिखते थे, ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन हमारे कवि जी एक गीत लिखे थे, मुझे अब पूरा याद नहीं है। एक लाइन याद है कि लोगवा कहेला हमके काहे बनिहार हो। तो मैं ये गीत को खोज रहा था कि कहीं मिल जाए, लेकिन मिली नहीं, बहुत पहले लिखे थे, लोगवा कहेला हमके काहे बनिहार हो। तो समय समय पर जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है समाज में क्या कहीं कोई मतलब गलतफहमियाँ हैं या कलाकार उस चीज़ को उठाता है अपने गीत के माध्यम से। एक लाइन मुझे याद आ रही है, सैनिकों के लिए लिखा कवि ने कि पनिया बरसला पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। गोलवा सन का चाहे गोलिया जी, पनिया बरसा और पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। ये सैनिकों के लिए था। किसानों के बीच में एक भाई किसान था और एक जवान हो गया। ज़्यादातर आप देखिए कि आपका जो पूरा क्षेत्र है जी,
उसको कहा जाता है कि ये शहीदों का क्षेत्र है, बहुत सारे युवा गए सेना में और शहीद हो गए। रामदेव जी ने एक बिरहा भी गाया, मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल चाहिला। किसानी में लगातार नकदी घटती गई, खेती महंगी होती गई और सेना में जाने वाला जो व्यक्ति था वो नकदी उससे आती रही। पहले संयुक्त परिवार था, जब तक पिताजी जीवित थे तो घर बनवा दिए, दोनों को बराबर बराबर बांट दिए। फिर बाद में वो विभाजन भी बहुत तेज हो गया जी। जो सेना में गया उसने कहा कि अब मैं अपना परिवार बाहर लेके जाऊंगा, वहीं घर बनवाऊंगा, गांव से नहीं मतलब है। जब जमीनों के दाम बढ़े तो उसने कहा मेरा हिस्सा है, बांट दीजिए। किसान वहीं का वहीं रह गया। किसान आज भी जो है अपनी ज़मीन के साथ तकलीफ़ों में सराबोर है जी। लेकिन वह विषय नहीं बना, सैनिकों पर बिरहा बना। मैं ऐसी चीज़ों को लगातार देख रहा हूँ कि आखिर वो कौन ऐसा गायक होगा, कौन ऐसा कवि होगा जो इस तकलीफ़ की तरफ इशारा करेगा। किसानों के बारे में जो पद हैं, जो गीत हैं, महिलाओं को लेकर बने हैं, मल्लाहों में जो गीत है गंगा को लेकर हैं, वो सब हैं। लेकिन किसान के घर से पैदा हुए गायक, किसान के घर से पैदा हुए सैनिक, किसान के घर से पैदा हुए कवि, और उसी को उपेक्षित छोड़ दिया। हमारे देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ अभी दिल्ली में। पूरा सरकार को उन्होंने घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी ताकत है उनमें। और आज भी जगह जगह, आप चंदौली के रहने वाले हैं, चंदौली में सामंतशाही के खिलाफ किसानों के संघर्ष की एक बड़ी गाथा है जी। लेकिन वो नहीं बना बिरहा का विषय। अब बिरहा गायक क्या गाए जब कवि लिखबे न करे? तो ये कवियों से भी मेरा सवाल है और गायकों से भी सवाल है कि गायक लिखवाते क्यों नहीं और कवि लिखते क्यों नहीं? ये सवाल है जी, ये रहेगा सवाल। दूसरी चीज़, जो लोग कंप्यूटर कवि हो गए हैं, जिनको बुढ़ापे में भी 16 साल की लड़की की कमर दिखाई पड़ती है, मैं समझता हूँ कि जो कभी नाती पोतों को खिलाते हुए भी जो अभी तरुण ही अपने आप को दिमागी रूप में बनाए, वो मैच्योर कब होंगे? कब उनकी बुद्धि खुलेगी? कब वो बुजुर्ग होंगे? कब उनको ये लगेगा कि ये देश भी मेरा है, ये पैसा ही मेरा नहीं है जो देश के किसानों और मजदूरों की कमाई से हम घूम फिर कर हमारे पास आ रहा है? वो कब सोचेंगे? बहरहाल हम सवाल को दूसरी तरफ ले चलते हैं। आपके समकालीन गायकों में सबसे अच्छा गायक कौन है जिसको लेकर आप भी सोचते हैं कि काश उस तरीके से गा देते हम लोग के समय में? जैसे उसे तो रामदेव जी थे जी, और जब हम लोग के समय में भाई हम तो परशुराम जी को मानते हैं जी। परशुराम जी भी दुर्भाग्य से अब नहीं हैं। और भी जो युवा गायक हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिता भी मजदूर थे जी। मैं आज पत्रकार हूँ जी। और मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार से आया हूँ जहाँ आजीविका के लिए मजदूरी करने में भी शर्म नहीं थी, वही विकल्प था। तो उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पृष्ठभूमि बनाई। हमने अपने बच्चों के लिए कुछ और पृष्ठभूमि बनाई, लेकिन हम उस परंपरा को, और किसी मजदूर को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे पिताजी का एक हिस्सा है। मैं उसके लिए लिखता हूँ, उसके लिए रिपोर्टिंग करता हूँ, उसके साथ होने वाले अन्याय को अपने स्तर पर उठाता हूँ। जी। बिरहिए कितने उठाते हैं? नहीं, अभी तो बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं जी। लेकिन इसमें मैं कवियों का दोष नहीं दूंगा। कवि गायक जो है चॉइस जो करता है कि कवि जी हमको फला गीत लिख दीजिए, तो वो कवि जी अपना लिख कर के देते हैं और गायक उसको गाता है। कभी कभी कवि जी के दिमाग में आया, कोई बात लिख कर के कॉपी में रख दिए और वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो गायक के दिमाग में नहीं आई, वो कॉपी में ही रह गई, नहीं गा पाया कोई। तो इसमें हम गायकों को ही कह सकते हैं कि समय समय पर ऐसी चीज़ें उनको गाना चाहिए। जी। बहुत सारे बिरहिए पॉलिटिकल पार्टीज में गए जी, उनके नज़दीक गए। मैंने तो श्यामलाल यादव के चुनाव में करताल बजाते हुए हीरालाल जी को भी देखा। जी। अहिराने का चुनाव है, अहिरों के बीच जाना है तो करताल बजाते पहुंच जा रहे हैं। 84 के बाद जब चुनाव हुआ था, मैं आज की स्थिति में बहुत सारे लोग रामनामी ओढ़ के
जय श्री राम भी कर रहे हैं। आपके तो एक विरह में यह है कि रामनामी ओढ़ के बहुत से विरहिया भीख मांग रहे हैं, तो हमको लगा कि एक कवि तो इशारा कुछ और कर रहा है गायक। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए गाए या उनसे संबद्ध हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हमारा है जी, जिसका मैं पहले सचिव था, लेकिन अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ और जिसके अध्यक्ष हैं माननीय काशीनाथ एमएलसी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जी। तो ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ क्या करता है, उसके क्या एजेंडे हैं? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रकोष्ठ बनाया जी, और सभी प्रकोष्ठ अपना अलग अलग काम करते हैं। ये प्रकोष्ठ है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अपना गीत गौनई जो है पार्टी के पक्ष में जो है अपना प्रचार प्रसार करना, जी, सरकार की इनकी जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, एक प्रचार का साधन। जैसे जो नेता है अपनी बात बताता है, उसी तरह से गायक भी गा करके अपनी उस बात को बताता है। जी, जी, जी। मैं एक देख रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। जी, एक तो वो जो पद बोलते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इससे नीचे बातें नहीं करते और उनके सारे गाने की शुरुआत यहीं से होती है और अंत भी वहीं हो जाता है। जबकि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मतलब तो बहुत व्यापक हो गया कि जनता की समस्याओं को गाओ भाई, बताओ कि समाजवादी पार्टी यहाँ फोकस कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो उस दौर में दूसरे विश्व युद्ध में लिखी गई थी, किसी इंडोनेशियाई लेखिका ने लिखा, लेखिका का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसकी स्मृति में इस कहानी को मैं बता रहा हूँ आपसे। एक आदमी ने किसी से कहा कि एक 13 कैरेट का हीरा चाहिए, तो उस आदमी ने कहा मिल जाएगा। फिर उसने दूसरे लोगों से कहा कि 13 कैरेट का हीरा चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे करते करते लेखिका के पास तक वो बात आई, तो वो भी 13 कैरेट के हीरे की खोज में थी और किसी से कहा तो उसने कहा मिल जाएगा। जी। तो अब वो सूचना फिर रिवर्स होने लगी। उन्होंने कहा जिसने कहा है, पूछा है, उसको बता दें कि हीरा मिल जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके तो उसने कहा ठीक है, तो कहा कि एक जगह जहाँ हीरा है वहाँ चलेंगे हम लोग। तब वो लेखिका जा रही है अपने एक छोटे बच्चे को छाती से लगाए हुए अपने पति की साइकिल पर, और युद्ध चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध, बम गिर रहे हैं। बचते बचाते उसको साइकिल से जो है वो एक बहुत बड़े महलनुमा घर के पास पहुंचा। जी। तो वहाँ पता लगा कि हजारों लोग वहाँ खड़े हैं जो 13 कैरेट का हीरा खोज रहे थे। और थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि आएगा हीरा, तो एक सजा धजा आदमी प्रकट हुआ वहाँ से। तो उसने कहा 13 कैरेट का हीरा मिल जाएगा, आश्वासन दे रहा है, लेकिन हीरा उसके पास भी नहीं था। कहानी ये कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध ने इंडोनेशिया को इतना खाली कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि लोगों के पास काम नहीं है, एक बकवास काम के लिए, दलाली के लिए, कि अगर 13 कैरेट का हीरा हम बता देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। इसके लिए लोग लगे हुए, हजारों लोग एक छोटे से बकवास काम के लिए लगे हुए हैं। ये कहानी है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि अखिलेश यादव को कभी मिलिए तो बताइए कि भैया समस्याएं तो यहाँ हैं, हजारों इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी हो रहे हैं, आप कहीं कहीं बोल दे रहे हैं नहीं इनकाउंटर, लेकिन बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है। हमको गाने का इसको मौका दीजिए और अपने को कहिए कि लोग हमको केवल अखिलेश यादव बोलें। हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम भैया हैं, हमको बोलने की ज़रूरत क्या है। हमारी प्रार्थना करने के बजाय आप जनता में जाओ, गाओ, देखो समस्याएं क्या है। किसी को खाद नहीं मिल रहा है, किसी को बिजली आ रही कि नहीं, किसी के बिल जो है बिजली का, किसी के यहाँ पता लगा कि 2 लाख रुपए आ गए, अब वो आदमी घबरा के मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाए, कहाँ से 2 लाख भरेगा। 6,000 रुपये सालाना मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 2 लाख का बिल आ रहा है। ये सवाल कौन उठाएगा? बिरहा वाले ही तो उठाएंगे, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ वाले ही उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल कहने की ज़रूरत है। गायक उठाते हैं जी, जिसे बेरोजगारी की बात उठाते हैं, और जो पढ़े लिखे आज के युवा वर्ग जो पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, जी, उनको नौकरी चाहिए, बेरोजगार बैठे हैं। जी,
तो इस बारे में ये उठाते हैं बड़े जोर शोर से। बालचंद भाई, अभी एक बड़ा सवाल ये है कि बिरहा बच नहीं रहा है। काशीनाथ जी एमएलसी साहब बचाने के लिए गा रहे हैं 3 दिन, जी। लेकिन क्या बिरहा बचाने का यही तरीका है या कुछ और तरीका हो सकता है? बिरहा बचेगा। बिरहा तो मैं समझ रहा हूँ कि पहले गांव गिराव से शुरू हुआ था जी। पूर्वांचल की माटी से, और इसका इतना विस्तार हुआ कि अब खेत खलिहानों से उठ करके ये बिरहा टेलीविज़न, आकाशवाणी और कहाँ कहाँ तक लोग सुनते हैं। तो इसका तो विस्तार ही हुआ है। जी जी। और टेलीविज़न के पर्दे पे भी देख रहे हैं, रामदेव जी ने गाया है मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला, बुल्लू जी भी ने गाया है। तो विस्तार तो हुआ है, लेकिन आजकल बिरहा में थोड़ा सा ये, जब ये नई नई गायिकाएँ आई हैं, थोड़ा अश्लीलता ने ले लिया है। महिलाओं पर अश्लीलता का आरोप मत लगाइए। सारे अश्लील गाने तो प्यारेलाल कवि लिख रहे हैं। अब हम प्यारेलाल को ही एकमात्र दोषी क्यों ठहराएं? उसमें जो तमाम लोग हैं, ये भोजपुरी जो बिहार से जो चली है, ये गाने वाले हैं भोजपुरी, जो गाते गाते ये लोग अपना उसी ढर्रे को थोड़ा पकड़ लिए, अपना गा रहे हैं। चोली के नीचे काबा, चोली के पीछे काबा आई। तो इसी में गायक कलाकार भी थोड़ा सा लोगों को आनंद देने के लिए भटक गए। तो इसका मतलब है कि अपनी बिरहा यात्रा में आप जो अभी जिस मुकाम पर पहुंचे और जो दशा है इसकी, दुर्दशा बल्कि जी, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? बिरहा की दुर्दशा, बिरहा को जैसे बचाया जा सकता है जी। आपके कहने का मतलब कि दुर्दशा हो रही है तो इसको बचाया जा सकता है। ये जो कलाकार है, जिसे आपके चैनल के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिरहा जो दूसरे तरफ ये जा रही है बिरहा, इसको थोड़ा सा जो पहले का रूप है उसको अगर दिया जाए और सभी गायक कलाकार एक हो करके उस चीज़ को नकार दें, अश्लीलता को नकार दें, ये जो डांस हो रहा है उसको नकार दें, तो बिरहा की स्थिति हमें लग रहा है कि पहले वाली हो सकती है, सुधर सकता है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा जोड़ूंगा इसमें कि जैसे कोई भी कविता या कोई भी कहानी या कोई उपन्यास या कोई गाना, कोई गीत जी, तभी महत्वपूर्ण होता है जब उसमें उस समाज की समस्याएं आती हैं, उसके अंडर करंट जो है उस समय को देखते हैं हम। आपने अभी बताया कि बिरहा में अश्लीलता आ गई, बहुत सी चीज़ें आ गई, बहुत सारे ऐसे विषय ला दिए गए जिन्होंने उस जगह को घेर लिया जी। तो मुझे लगता है कि उसको भी माने हटाने की ज़रूरत है और नई चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वज्र गिर रहा है कहीं, हमारे यहाँ गाने हैं कि आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गाए मल्हार, तो एक तो ये हो गया कि अचेत समाज का गाना हो गया कि हमको पता ही नहीं कि झोपड़ी में आग लगी है, मल्हार गा रहे हैं। किसी कविता की लाइन है कि अगर दरवाजे पर लाश पड़ी हो तो सोहर नहीं गाया जाता। तो इस समय तो दरवाजे पर लाश पड़े होने का ही माहौल है। बिरहवा बचेगा ही इसलिए कि दरवाजे पर लाश की पहचान वो कर ले और जो सोहर गा रहे हैं उनको मार के भगा दे जी, ऐसा मुझे लगता है। बालचंद भैया, आप बहुत ही ज़बरदस्त गायक हैं। आपने 50 साल की यात्रा की है, आपने इतना समय दिया, आप बहुत सी चीज़ों को कन्फ्रंट कर रहे हैं। लोगों ने बताया था बालचंद भैया कम बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा वो बोलेंगे, आपने बोला, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी, आपको भी प्रणाम।